Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन के बारे में। हमने ये भी समझा था कि जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ें होनी ही चाहिए। In this video we will discuss about the requirements of the photosynthesis और हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस जो कि लाइफ प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज द न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस में हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं और न्यूट्रिशन में भी हम फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और उसका जो सब टॉपिक है दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को होने के लिए किस किस सामान की जरूरत पड़ती है, क्या क्या सामान होना चाहिए। जैसे आप कोई डिश प्रिपेयर करते हैं, मान लीजिए आप केक बनाते हैं, मान लीजिए आप पास्ता बनाते हैं, तो उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। तो उसी तरीके से जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो उन रिक्वायरमेंट्स को कहाँ से फुलफिल करता है, ये सारी चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज द सनलाइट। एज वी ऑल नो द सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। धरती पे एकमात्र एनर्जी और लाइट का सोर्स है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्योंकि प्लांट्स क्या है, कन्वर्टर्स हैं। वो सोलर रेडिएशन को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना जानते हैं। हमारे या किसी भी एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम कितना भी कोशिश करें, हम सोलर रेडिएशन से कभी भी एनर्जी नहीं बना सकते हैं, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज द photosynthetic pigments. Photosynthetic pigment, the chlorophyll pigment, these are the chlorophyll which are responsible for absorbing light energy. जो chlorophyll pigment होता है, chlorophyll pigment, इसका काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल होते हैं डिफरेंट प्लांट्स में, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, एक्सेट्रा। अब जैसा भी क्लोरोफिल पिगमेंट उस प्लांट में प्रेजेंट है, उसका काम है सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर लेना, पकड़ लेना उसको, और क्या करना, उसको मदद करना किसमें, एनर्जी में, दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। सो द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो भी हिस्सा हमें प्लांट का हरा दिखता है वहां पे ग्रीन कलर पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं ग्रीन पिगमेंट, और इसका मेन काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना, लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। The next is carbon dioxide, very important raw material in organic, raw material, जिसको हम पढ़ चुके हैं प्लांट्स कैसे लेते हैं, ये भी हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ चुके हैं। सो ऑल द प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड देखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और अल्टीमेटली ये कार्बन सोर्स ही बनाएगा। तो ग्लूकोज को अगर हम देखें C6H12 और O6, तो ग्लूकोज के बनने का जो मेन सोर्स है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो ग्लूकोज नहीं बन सकता। तो ग्लूकोज को बनाने के लिए कार्बन कहाँ से मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा। ये बात बहुत ध्यान रखनी है। So all the plants need carbon dioxide to form carbohydrates. ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। अब प्लांट्स कैसे लेते हैं, प्लांट्स ले लेते हैं डिफ्यूजन से। पत्तियों में
सिंपल डिफ्यूजन से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है. सो द कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय प्लांट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर. एयर से डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है. अब एयर से क्यों ली जाएगी? एयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है और प्लांट उसको सिंपल डिफ्यूजन से ले सकते हैं. बट अगर हम वही बात करें, अगर प्लांट्स एक्वेटिक हैं, तो वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे? वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को क्या ले सकते हैं? अगर नहीं ले सकते तो उनकी कार्बन सोर्स को वो कैसे ऑब्टेन करेंगे? सो द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, the carbon dioxide enters into the cell of the leaves through the tiny pore called stomata. जो धरती पे उगने वाले पौधे हैं उनके पास स्टोमेटा है, टाइनी पोर्स हैं, उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, विच ऑलवेज रिमेन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, जो कि हमेशा लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. वहीं जब हम बात करते हैं कि कुछ एक्वेटिक प्लांट्स हैं, अब एक्वेटिक प्लांट्स पे तो स्टोमेटा नहीं होते, अब एक्वेटिक प्लांट्स कैसे लेंगे? तो एक्वेटिक प्लांट्स जो कार्बन लेते हैं वो बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट की फॉर्म में लेते हैं. डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड या डिसॉल्व्ड कार्बन को वो यूज करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाटर. वाटर इज वेरी 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 एसेंशियल फॉर द photosynthesis. Water is always needed by the plants for its use during photosynthesis. हमेशा needed है, inorganic raw material है. It is absorbed by the roots of the plants from the soil through the process of osmosis. ये मान लीजिए कोई प्लांट है, ये रूट हेयर है और ये पत्ती है. तो हम यहाँ प्रॉपरली इसको अगर बना के देखें तो हम ये कह सकते हैं कि लीफ तक जो वाटर जाएगा उसके लिए सबसे पहले प्लांट को वाटर एब्जॉर्ब करना ज़रूरी है, और ये एब्जॉर्ब करेंगे रूट हेयर से, तो ये वाटर एब्जॉर्ब कर लिया गया है. वाटर एब्जॉर्ब जब ये कर लेते हैं तो इस वाटर का जो मूवमेंट है ये अपवर्ड डायरेक्शन होता है, ये पानी ऊपर जा रहा है और अल्टीमेटली पानी कहाँ पहुँच गया? पत्ती में पहुँच गया. इन्होंने एब्जॉर्ब कैसे किया? रूट हेयर ने सिंपल डिफ्यूजन से, या इसको हम बोल सकते हैं ऑस्मोसिस. हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर वाटर का मूवमेंट. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की सहायता से पानी का मूवमेंट होता है. इसको सिंपल डिफ्यूजन भी हम बोल सकते हैं. Inside the chloroplast of the leaf, the water molecules split into the hydrogen and oxygen with the help of sun energy of the sun. ये बहुत important concept है. जब हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखते हैं तो हमने ये तो बता दिया कि CO2 ग्लूकोज बनाने के लिए ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए ज़रूरी है. अगर हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लें तो यहाँ पे अगर हम देखें, इक्वेशन दोबारा से लिखें तो हम क्या देखेंगे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, C6H12O6, 6H2O एंड 6O2. तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए ज़रूरी था? कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए ज़रूरी था, ये हम पढ़ चुके हैं. वहीं अगर हम बात करें कि जब वाटर टूटता है तो पानी के टूटने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होता है. व्हेन वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट, when water molecule split, इसको हम कहते हैं splitting of the water molecule. आगे हम पढ़ेंगे splitting of water molecule को हम बोलते हैं photolysis.
फोटो का मतलब होता है लाइट और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब इसका जब ब्रेक डाउन हुआ तो क्या बना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या बना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये जो बनेगा, ये बनना जरूरी है, तो हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि वाटर के टूटने से ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ऑक्सीजन रिलीज होने के लिए प्लांट्स में पानी का होना जरूरी है। तो ऑक्सीजन का सोर्स क्या हो गया, वाटर। तो यही लाइन जो है हमने पढ़ा, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में किसकी, लीफ की क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल ऑर्गेनल है जो फोटोसिंथेसिस करता है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। इसकी डिटेलिंग हम आगे जरूर करेंगे, थोड़ा सा 9th क्लास पे अगर फोकस करें। द वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किसमें टूट रहा है, वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी ऑफ द सन, यानी कि लाइट एनर्जी इसको तोड़ रही है। सम मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, पानी की सहायता से मिनरल सॉल्ट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। हम ये जानते हैं कि जो सॉयल होती है, इस सॉयल में कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इस सॉयल में 9 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये जो 9 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। हमने जब न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि 16 एसेंशियल होते हैं, 1 मोर इज एडेड, एक और ऐड हुआ है। तो अभी एनसीईआरटी के हिसाब से 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। उन 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में से जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से मिलते हैं, सॉइल में से। तो कौन कौन सा है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब किससे मिलता है, सॉइल से मिलता है। और जाएगा कैसे, पानी की सहायता से जाएगा। So they are required by the plants and also transported to different parts of the plant along with the water. ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये वाटर की सहायता से जाएंगे। अब यहाँ पे इनकी ज़रूरत क्या है, जो नाइट्रोजन है वो इम्पॉर्टेंट है, क्लोरोफिल को बनाता है। इसी के साथ साथ मैग्नीशियम भी क्लोरोफिल को बनाता है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल होगा तभी तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, तो इसलिए ये न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं। नेक्स्ट, अब होता क्या है प्लांट में, प्लांट में जब वाटर अपवर्ड मूव करता है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इस चीज को। जब वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है तो अपवर्ड मूवमेंट से पानी कहाँ जाता है, अल्टीमेटली पानी पहुंच जाता है पत्तियों तक। अल्टीमेटली पानी कहाँ पहुंच जाता है, पत्ती तक पहुंच जाता है। और पत्तियों में माइन्यूट पोर्स, एपर्चर्स प्रेजेंट हैं। इन माइन्यूट पोर्स और एपर्चर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा या स्टोमा। सो ये वही माइन्यूट एपर्चर्स हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। तो ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये जो सबसे सेंटर में है इसको हम बोलेंगे माइन्यूट पोर, जिसको हम कहेंगे स्टोमेटल पोर या स्टोमेटा। इसके आसपास जो सेल्स हैं, जो किडनी बीन शेप सेल्स हैं, कलर में अगर येलो लूंगी तो समझ में आ जाएगा। इसके आसपास जो स्टोमेटा को गार्ड कर रही हैं, दीज सेल्स आर नोन एज, स्टोमेटा को गार्ड करने वाली दोनों तरफ, इन सेल्स को हम बोलेंगे गार्ड cells. These cells are known as guard cells. गार्ड सेल्स के बाहर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मिस भी बोल सकते हैं और एपिडर्मल सेल भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि पत्तियों में माइन्यूट पोर्स या एपर्चर्स प्रेजेंट हैं। उन पोर्स या एपर्चर्स को हम कहते हैं स्टोमेटल पोर या स्टोमेटा। उनके बाहर जो सेल्स मौजूद हैं, किडनी बीन शेप सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, किडनी बीन शेप सेल्स, किडनी
बीन शेप सेल्स, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि गार्ड सेल के पास अपना खुद का न्यूक्लियस है, गार्ड सेल के पास खुद का वैक्यूल है, और इसके पास खुद के क्लोरोप्लास्ट भी हैं। गार्ड सेल हैविंग its own nucleus, having its own chloroplast and its own vacuole. What is the shape of the guard cell? The shape of the guard cell is kidney bean shape. What is the work of the guard cell? Guard cells regulate opening and the closing of stomata. Guard cell के बाहर एपिडर्मिस है, गार्ड सेल के बाहर ये जो सेल्स हैं इनको हम कहेंगे एपिडर्मिस। अब ध्यान से सुनना, जब पानी पत्तियों तक जाता है तो पत्तियों में जो गार्ड सेल्स हैं उनमें वाटर भर जाता है, पानी भर जाता है, उसमें एंडोऑस्मोसिस हो जाता है और द गार्ड सेल विल स्वेल अप, गार्ड सेल फूल जाती हैं, गार्ड सेल विल स्वेल अप। और जैसे ही गार्ड सेल्स फूलती हैं तो ये जो स्टोमेटा होता है ये ओपन हो जाता है। वहीं जब ये वाटर लॉस करती हैं तो ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाती हैं, इनके स्टोमेटल पोर बंद हो जाते हैं। तो इसको हम अगर नॉर्मली दूसरे फिगर से देखें तो ध्यान से कैसे समझेंगे, ये गार्ड सेल्स हैं, किडनी बीन शेप सेल्स, अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इनके बाहर हैं एपिडर्मल सेल्स, गार्ड सेल के पास अपना खुद का वैक्यूल, अपना खुद का क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि जब पानी गार्ड सेल में आया, जब पानी गार्ड सेल में आया, ये वाटर की एंट्री हुई, वाटर की एंट्री हुई ऑस्मोसिस से, एंडोऑस्मोसिस हुआ। जब किसी सेल में पानी जाएगा तो दैट सेल विल स्वेल अप, तो एंडोऑस्मोसिस की वजह से गार्ड सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप। और अगर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में देखें तो स्वेल अप होने का मतलब होता है फूलना, टर्जिड, द गार्ड सेल बिकम टर्जिड, फूल गई। जैसे ही गार्ड सेल फूल जाएगी, ये वाली है गार्ड सेल, गार्ड सेल, ये वाली भी गार्ड सेल है, दो गार्ड सेल हैं जो कि प्रीवियस डायग्राम में हमने डिस्कस किया था। तो ये जो दोनों गार्ड सेल हैं इन दोनों में वाटर की एंट्री हो रही है, तो दोनों में ब्लू कलर से हम वाटर की एंट्री करा देते हैं, वाटर की एंट्री हो गई। जैसे ही वाटर की एंट्री हुई तो दोनों गार्ड सेल स्वेल अप हो गई। अब इनके बीच का जो स्टोमेटल पोर है, इनके बीच में जो स्टोमेटा है या एपर्चर है, ये है स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा है ये ओपन हो जाता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो गार्ड सेल है ये स्टोमेटा की ओपनिंग को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है, जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाती हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अब क्या होता है कि पानी के अंदर आने से ऐसा हुआ, पानी अंदर आया तो ऐसा हुआ, अब पानी बाहर भी निकल सकता है। तो जैसे ही वाटर लॉस होता है तो वाटर लॉस होने पे ये जो गार्ड सेल्स हैं ये फ्लैसिड हो जाती हैं। तो इसको भी हम समझ लेते हैं, जो गार्ड सेल्स हैं ये फ्लैसिड हो जाते हैं। फ्लैसिड का मतलब होता है पिचक जाना, वाटर लॉस हो जाना। सो here the blue color is for water again, so here there is loss of water, पानी को बाहर निकाल देते हैं, एक्सोऑस्मोसिस करा देते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा एक्सोऑस्मोसिस हो गया। एक्सोऑस्मोसिस किस में से हुआ, गार्ड सेल से हुआ। एक्सोऑस्मोसिस किस में से हुआ, गार्ड सेल से हुआ। एक्सोऑस्मोसिस मतलब सेल लॉस वाटर, विड्रॉल ऑफ द वाटर फ्रॉम द सेल, सेल में से पानी का बाहर निकल जाना। और जैसे ही एक्सोऑस्मोसिस हुआ तो ये जो स्टोमेटा है, ये जो स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा
स्टोमेटा क्लोज हो गया। तो वी कैन सिंपली से दैट गार्ड सेल रेगुलेट ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ध्यान से अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, तो आपको ये लिखना है कि गार्ड सेल्स आर किडनी बीन शेप सेल्स, दे रेगुलेट ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करती हैं। गार्ड सेल के पास अपना खुद का क्लोरोप्लास्ट और